वेलकम टू स्टडी गो वजीनत। आज इस वीडियो में हम आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 रेलेवेंट केस लॉस के साथ कवर करेंगे और साथ ही हम आर्टिकल 31A, 31B, 31C, 31D इनको भी डिस्कस कर लेंगे। आपको अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सारी वीडियो चाहिए तो सारी वीडियो एक प्लेलिस्ट में मिलेंगी। उस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पीडीएफ नोट अवेलेबल है। जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, यही वाला पीडीएफ। इस पीडीएफ में ना सारे लैंडमार्क केसेस, रिसेंट केसेस और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं वो सारे कवर हैं। और प्री से लेकर मेंस तक का सब कुछ इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको ना एक एमसीक्यू फाइल भी दी जाएगी जिससे ना आप पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ईजिली रिवाइज कर पाए। तो अगर आपको इस पीडीएफ को परचेस करना है, इस पीडीएफ के बारे में फर्दर डिटेल आपने लेनी है कि इस पीडीएफ में क्या क्या चीज़ें हैं, इसका इंडेक्स वगैरह, तो आप मुझे मेल कीजिए मेरे ईमेल एड्रेस पर, या फिर आप मुझे मेरी टेलीग्राम आईडी पर जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब यहाँ पर आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 में हमें मिलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसमें से सबसे पहले आर्टिकल 29 कुछ राइट देता है ताकि जो माइनॉरिटीज़ वगैरह होते हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके। तो बेसिकली यहाँ पर कवर किया गया है रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ दोनों को। तो यहाँ पर सबसे पहले आर्टिकल 29 के क्लोज 1 में ये कहा गया है कि जो इंडियन सिटीजन हैं, जो इंडियन टेरिटरी में कहीं पर भी रिसाइड कर रहे हैं, इंडियन टेरिटरी के किसी भी पार्ट में रिसाइड कर रहे हैं, उनकी अगर खुद की डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर है तो उनको यहाँ पर अपनी उस डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करने का, कंजर्व करने का राइट मिलता है। वहीं जो आर्टिकल 29 का क्लोज 2 है, ये कहता है कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि बाय द स्टेट मेंटेन किया जा रहा है या फिर आउट ऑफ द स्टेट फंड उसको एड दी जा रही है, तो किसी भी इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी भी सिटीजन को ना सिर्फ और सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज या इनमें से किसी भी आधार पर एडमिशन देने से डिनाई नहीं किया जाएगा। वहीं आर्टिकल 30 में सभी माइनॉरिटीज़ को, चाहे वो धर्म के आधार पर माइनॉरिटीज़ हों या फिर लैंग्वेज के आधार पर माइनॉरिटीज़ हो, सभी माइनॉरिटीज़ को यहाँ पर राइट मिलता है आर्टिकल 30 के क्लोज 1 में कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में टीचिंग स्टाफ वगैरह की कौन पढ़ाएगा, कौन टीचर होगा, कौन लेक्चरार होगा, कौन मास्टर होगा, कौन प्रिंसिपल होगा, इन सभी को भी अपॉइंट करने का उनको राइट मिलता है। और उन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए कौन स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, फी स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सब चीज़ें डिसाइड करने का भी इस चीज़ के साथ साथ उनको यहाँ पर राइट मिलता है। और जैसा कि बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट राइट टू प्रॉपर्टी हमारे फंडामेंटल राइट की लिस्ट से डिलीट कर दिया गया था, जो कि दिया गया था आर्टिकल 31 में। तो अब जैसा कि जो स्टेट है वो प्रॉपर्टी वगैरह एक्वायर करने लग रही थी और इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल 30 के ना क्लोज 1 के बाद क्लोज 1A ऐड किया गया। और यहाँ पर ये कहा गया कि मतलब अगर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो प्रॉपर्टी वगैरह है उसका स्टेट ने बाय फिक्सिंग द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया है, तो भाई ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ आर्टिकल 30 के क्लोज 1 में जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को राइट मिले हुए हैं वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से नहीं छीनेगी, उन राइट्स को ये चीज़ रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी। तो अब यहाँ पर आर्टिकल 30 के क्लोज 1 में लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस दोनों तरह की माइनॉरिटी को अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करने का राइट मिल गया है। तो अब यहाँ पर जैसे कि जो स्टेट वगैरह है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सहायता वगैरह देती है, एड ग्रांट करती है, तो इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल 30 के क्लोज 2 में ये कहा गया है कि जो स्टेट है ना वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एड ग्रांट करते टाइम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी इस आधार पर कि वो तो भाई साहब रिलीजियस माइनॉरिटी या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी होती है और जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होती है दोनों को ही आर्टिकल 30 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह एस्टैब्लिश करने का राइट मिला है। तो ये सवाल आता है कि माइनॉरिटी ने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया है उनके ऊपर रिजर्वेशन पॉलिसी लगाई जा सकती है।
उन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के टाइम पर रिजर्वेशन वगैरह दिया जा सकता है या रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। तो इस कंटेक्स्ट में टीएम पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इन दोनों ही केस में ये कहा गया कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनमें रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं लगाई जा सकती है। इसीलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के एडमिशन में जो रिजर्वेशन मिलता है वो रिजर्वेशन एज पर क्लोज 5 ऑफ आर्टिकल 15 एंड क्लोज 6 ऑफ आर्टिकल 15 माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलेगा। आर्टिकल 31 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करता था कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से, जिसको अल्टीमेटली राइट टू प्रॉपर्टी भी कहते थे। इसको बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यहाँ से हटा दिया गया। फिर इसके बाद आर्टिकल 31A एंड आर्टिकल 31B, ये दोनों ही आर्टिकल बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए। आर्टिकल 31A इसलिए ऐड किया गया ताकि जो भी स्टेट के एक्विजिशन से संबंधित लॉज वगैरह बाय द स्टेट बनाए गए थे उनको आर्टिकल 13, 14 एंड 19 की स्क्रूटनी से बचाया जा सके। आर्टिकल 31 भी इसलिए इंसर्ट किया गया था ताकि जो भी एक्ट एंड रेगुलेशन 9th शेड्यूल में मेंशन है उनके वैलिडेशन के लिए, यानी कि उनके विधि मान्यकरण के लिए, जो कि बेसिकली लैंड रिफॉर्म एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी से संबंधित होते थे। और आर्टिकल 31B एंड 9th शेड्यूल, इससे संबंधित आपका केस है IR कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। वही जो आर्टिकल 31C है इसको बाय द 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था। तो बेसिकली आर्टिकल 31C जो है वो ये कहता है कि आर्टिकल 13 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसमें चाहे कुछ भी क्यों ना लिखा हो, उसके होने के बावजूद भी ये कह रहे हैं कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इफेक्ट देने के लिए स्टेट ने कोई लॉ बनाया है तो वो इसलिए वॉइड नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है, आर्टिकल 14 या फिर आर्टिकल 19 में दिए गए फंडामेंटल राइट को खत्म कर रहा है, छीन रहा है या फिर उसके इनकंसिस्टेंट है। और कोई भी लॉ जिसमें ये डिक्लेरेशन दे रखा है कि वो पर्टिकुलरली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इफेक्ट में लाने के लिए है, तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में इस आधार पर क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि वो ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इफेक्ट में लाने के लिए नहीं है। जब मूल रूप से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31C को बाय द 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंसर्ट किया गया था तब ये आर्टिकल ऐसा नहीं था जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। आर्टिकल 31C की ये जो विषय वस्तु है ये कुछ अमेंडमेंट के द्वारा चेंज हुई है, जिनमें से जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो कि यहाँ पर ऑल और एनी ऑफ द प्रिंसिपल लेड इन पार्ट 4 इस टर्मिनोलॉजी को सब्स्टिट्यूट किया था। ये चीज क्या करने लग रही थी, ये चीज ये करने लग रही थी कि पार्ट 4 जो कि DPSP से डील करता है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स पर प्रेफरेंस देने लग रही थी। और इसी वजह से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आर्टिकल 31C में ये जो सब्स्टिट्यूशन किया गया था इसको मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के केस में इनवैलिड माना गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया और कहा गया कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम एब्सोल्यूट प्राइमेसी दे देंगे ओवर द फंडामेंटल राइट तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हार्मनी बनी हुई है उसको डिस्टर्ब कर सकती है। और इसीलिए बाद में वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस आता है 1981 में, उस केस में आर्टिकल 31A एंड आर्टिकल 31B की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपहेल्ड कर दिया जाता है। बट आर्टिकल 31C के कंटेक्स्ट में ये कहा जाता है कि आर्टिकल 31C अनअमेंडेड फॉर्म में, यानी कि जैसा कि वो तब था जब उसको संशोधित नहीं किया गया था, उस फॉर्म में ही किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। और यहाँ पर ये जो लास्ट वाली लाइन है, एंड नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन दैट इट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच पॉलिसी। इस लाइन को केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में इनवैलिड माना गया था। तो ये चीजें प्री में पूछी जाती हैं, ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। आर्टिकल 31D एंड आर्टिकल 32A ये दोनों ही बाय द 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिपील कर दिए गए थे और इंपॉर्टेंट भी नहीं है।
सारे आर्टिकल आपको आपके अगर हो गए कहीं हैं पर भी कोई complete। डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी पूछ सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की अगर आपको पीडीएफ परचेस करनी है तो उसको परचेस करने के लिए आप मुझे टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या फिर मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और आपको स्क्रीन पर भी दिख ही रहा होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।